नमस्कार, मैं सुभाष। आज आपके सामने कुछ 2024 बोर्ड एग्जाम के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत हूँ और आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, और उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। ये क्लास 10th फिजिक्स के कंप्लीट क्वेश्चन रहेंगे। ये सीरीज है, हम लोग सीरीज चल रहे हैं, एक एक सीरीज में क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर के पहले सिलेबस में खत्म करूंगा, ठीक है। तो पहली हेडिंग जो इस और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे हम लोग चर्चा पहले करेंगे। ग्राफ इसलिए बना दिया गया जिससे आपका समय बचे, जल्दी इस चीजों को समझा जाए। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी समतल अपारदर्शी सतह, ठीक है, अपारदर्शी सतह पर पड़ती हैं तो पुनः उसी माध्यम में विपरीत दिशा में चली जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतन बिंदु की तरफ आने वाली किरण को आपतित किरण तथा आपतन बिंदु से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इनके मध्य में एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। जो पूछा जाता है परावर्तन का नियम, भैया क्या नियम है परावर्तन का? तो परावर्तन पहला नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के, कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम है कि जो आपतित किरण है अभिलंब तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु एक ही तल में होंगे, ठीक है। परावर्तन इतना ही है। अगर आप 2 नंबर में आता है तो आप इतना लिखेंगे कि प्रकाश किरण जब किसी चिकनी अपारदर्शी सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम विपरीत दिशा में आगे चली जाती है। अगर आपका डीप क्वेश्चन पूछता है तो आप आपतित किरण परिभाषा लिखेंगे, भैया आपतन बिंदु की तरफ आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और इसका नियम लिख लेंगे, कोण आई बराबर कोण आर। आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। कभी आ जाता है प्रकाशिक स्रोत, ठीक है, प्रकाशिक स्रोत। प्रकाशिक स्रोत कहते हैं किसे? भैया सुन लीजिएगा, प्रकाशिक स्रोत का मतलब जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। दीप्त प्रकाशिक स्रोत क्या है? कि जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाशिक स्रोत या प्रदीप्त प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। जैसे ये सूर्य है, लालटेन है, टॉर्च है आदि। एक है अदीप्त प्रकाशिक स्रोत, जो दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे रेडियम है, पारा है और जो आप लोग देखते हैं चंद्रमा है। आइए प्रकाश का अपवर्तन समझने प्रयास करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन ध्यान दीजिएगा, परावर्तन अपवर्तन में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। इसमें विरल माध्यम सघन माध्यम है, ठीक है। यहाँ देखिए सघन माध्यम, पहले समझते हैं विरल माध्यम से वायु है, विरल माध्यम है, जल है सघन माध्यम है, कांच सघन माध्यम है ना। तो विरल माध्यम है क्या?
पहले तो समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपने मार्ग से विचलित हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। वही सिस्टम है कि एक माध्यम में चलने वाले, प्रथम माध्यम चलने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण तथा दूसरे माध्यम चलने वाले प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। यह बिंदु अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक है। विरल माध्यम क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर जा, मान लो यही प्रकाश किरण ऊपर आ रही होती तो जाना ऐसे चाहिए, नहीं जहां इधर रही है। तो जब प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से कहा जाए? दूर जाए, तो विरल माध्यम, जैसे वायु हो गए। अब अभिलंब के ओर झुक जाए तो सघन माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब अपवर्तन का भी ये नियम है। अपवर्तन नियम में नंबर 1 पे आता है, यही है, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु में, एक ही तल में होंगी। और दूसरा कहते हैं इसे स्नेल का नियम। स्नेल नियम कहता है आपतन कोण की जा बटे क्या? परावर्तन कोण की जा एक स्थिरांक होता है। स्नेल नियम में पूछ लेता भैया, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा भरा हो गया, इसको थोड़ा साफ करते हैं और फिर आप इस चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। इस लेसन में से इतनी क्वेश्चन है, इस पे न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ अभी। पहले परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, उसके बाद फोकस, फिर दर्पण। दर्पण में क्या क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, उस पर चर्चा करेंगे। चिन्ह पर पार्टी जरूर समझेंगे। ठीक है, आइए पहले मानव नेत्र समझ लेते हैं क्या है। मानव नेत्र कौन कौन क्वेश्चन फंसेंगे। एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, श्वेत प्रकाश किरण, मतलब श्वेत प्रकाश किरण का प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, जब याद रखिएगा, जब किसी प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश किरण पड़ती हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इसी घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद रखिएगा, जिसका विचलन सबसे अधिक होगा उसकी तरंग दैर्घ्य उतना ही क्या होगा? उतना ही अधिक होगी, उतना ही कम होगी। तरंग दैर्घ्य क्या होगी? कम होगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा इसकी, सबसे कम क्या है? बैंगनी रंग। तो अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा बैंगनी रंग का। और किस रंग का कम होता है? सबसे लाल रंग का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए भैया। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले समझिए मानव नेत्र क्या है। मनुष्य, देखो, मनुष्य अपने नेत्रों की सहायता से ही रंग बिरंगे संसार को देख पाता है। ठीक है, रंग बिरंगे संसार देखता है तो मानव नेत्र में कुछ भाग भी हैं। कौन कौन से भाग हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मनुष्य के नेत्र में, मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है। ठीक है, जो वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। इसके निम्न भाग हैं। नंबर 1, दृढ़ पटल। यह अपारदर्शी पदार्थ, मतलब अपारदर्शी भाग है जो मनुष्य के नेत्र को बाहरी सतह को ढकने का कार्य करता है तथा बाहरी पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करता है। अंदर तरफ से बात हो रही। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर आता है रक्तक
पटल, अगर मान सचित्र बनना है लिखना पड़ेगा। रक्तक पटल या दृढ़ पटल नीचे स्थित सतह होती है, काले रंग की होती है, प्रकाश की उस ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है, अगला नंबर आता है रेटिना। याद रखना यह अंध बिंदु है। अंध बिंदु, यहाँ कोई प्रकाश का मतलब कोई किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन रहा। रेटिना रक्तक पटल के नीचे तरफ पाई जाती है। यह प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं। इनमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के शरीर में रेटिना एक पर्दे के समान कार्य करती है, जहां पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सीधा नहीं बनता, उल्टा बनता है, जिसे मस्तिष्क में मतलब ये सूचना जब आप कोई वस्तु देखते हैं तो मस्तिष्क जाती है। यह सूचना मस्तिष्क प्रकाशित तंत्रिका द्वारा पहुंचाई जाती है, जहां मस्तिष्क वस्तुओं को सीधा करके देखता है। ठीक है, अगला नंबर आता है, क्योंकि देखो पेपर में गलती कहाँ होगी, हेडिंग कोई भूल सकती है, इसलिए एक तरफ चल रहा है, इधर चल रहा है या इधर चल रहा है। रेटिना, उसके बाद नंबर आता है द्रव का। तो द्रव में दो है। द्रव में एक है कंचाभ द्रव, एक है जलीय द्रव। कंचाभ द्रव क्या है, याद रखिएगा, यह सफेद रंग का पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह कोलाइडी आकार का होता है। यह प्रकाश के ऊष्मा ऊर्जाओं को अवशोषित करने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, यह हल्का नमकीन स्वाद का होता है। अगला आता है एक चीज और, यह हल्का नमकीन स्वाद का होता है। यह मनुष्य के नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य भरा होता है। अगला आता है जलीय द्रव। जलीय द्रव कार्निया और आइरिस के नेत्र लेंस के बीच भरा हुआ होता है। ठीक है, यह आंखों को नम बनाए रखने में सहायता करता है। नंबर 5 आता है पश्चमाभि पेशियां। पश्चमापेशियां नेत्र लेंस को खींचे हुए होती हैं तथा यह नेत्र लेंस को स्थिर रखने का भी कार्य करती हैं। वृद्धावस्था में यह सही से कार्य नहीं कर पाती, इसीलिए मनुष्य के दूर और पास दोनों स्थितियों वस्तुओं को देखने की क्षमता कमजोर हो जाती है, क्योंकि पश्चमापेशियां झुकाव कम हो जाएगा, मतलब खिंचाव जो उसका कम हो जाए। इसके कारण क्या होगा, नेत्र लेंस लूज पड़ जाएगा और आप वस्तु इस पर दिखाई नहीं देगी। अगला नंबर आता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, मनुष्य के नेत्र में प्रोटीन का बना उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, जो जिसमें से प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश किरणें रेटिना पर पड़ती हैं। अगला नंबर आते हैं हम लोग आइरिस। आइरिस मनुष्य के आंख को रंग प्रदान करने का कार्य करता है तथा यह प्रकाश की निश्चित मात्रा को मनुष्य के नेत्र पहुंचने में सहायता करता है। इसके मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा भी कहते हैं। यहीं से प्रकाश की किरणें मनुष्य के नेत्र में प्रवेश करती हैं। तथा अगला नंबर आता है कार्निया। मनुष्य के नेत्र में ऊपर तरफ सूक्ष्म उभार पाया जाता है, इसी को कार्निया कहते हैं। जब व्यक्ति अपने नेत्र का दान करता है तो वह अपना कार्निया दान करता है। ठीक है, तो मानव नेत्र में टॉपिक इतने ही थे। अगर लॉन्ग में आता है 6 नंबर में आएगा तो आपको ग्राफ बना के अच्छे से इसको 2-2 लाइन 3-3 लाइन 2-2 लाइन लिखना पड़ेगा, तभी आप उसका नंबर पाएंगे, अन्यथा नहीं पाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करें, जब मानव नेत्र चल ही रहा है तो एक हेडिंग और हम लोग चर्चा कर लेते हैं, मानव दृष्टि दोष। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो सुन लीजिए भैया। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या है, जब मनुष्य के नेत्र के द्वारा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब न बने या वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, इस स्थिति को ही क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि मतलब स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें 2-3 प्रकार के हैं। एक है निकट दृष्टि दोष है,
निकट दृष्टि दोष में याद रखना, जो वर्ड आगे रहेगा वो स्पष्ट दिखाई देता है, पीछे नहीं दिखाई देगी। जैसे निकट दृष्टि दोष, जब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न दें, तो इस स्थिति को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसमें वस्तु का जो है प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। कहाँ बन जाता है? रेटिना के पहले बन जाता है। जैसे एक मानव का नेत्र मान लीजिए, ये उसका नेत्र लेंस है, ये वस्तु है, ये तो निवारण क्या है भैया? निवारण है अवतल लेंस। क्या निवारण भैया? अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होते हैं? अवतल लेंस क्या करेगा कि इसके प्रकाश की किरण को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, परावर्तित कर देगा, जिससे जो नेत्र का है जो प्रतिबिंब हो कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। इसका ग्राफ भी पूछता है कभी, इसीलिए बना दे रहा हूं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में याद रखिएगा कि मनुष्य के मतलब दृष्टि मतलब इस स्थिति में मनुष्य के नेत्र से निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। याद रखिए, मनुष्य के नेत्र का निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर होता है। और दूर, ये निकट बिंदु याद रखना, निकट बिंदु है, और दूर बिंदु याद रखना, दूर बिंदु जो है अनंत। कितना दूर तुम देखो, चाहे टॉप चढ़ जाओ, चाहे बहुत ज्यादा ऊंचाई चढ़ कर आओ, दूर तक देखते रहो, कोई लोड नहीं। दूर बिंदु क्या है? अनंत। अगला रोग है जो अगला रोग है दूर दृष्टि दोष। जब मनुष्य को निकट वस्तुएं दिखाई देती परंतु दूर वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसी स्थिति को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या? इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, अब निवारण भैया क्या है? निवारण याद रखना, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करेगा? किरणों को थोड़ा पहले कर देगा। तो इसका देखिए चित्र कैसे है, ये देख रहे हैं, ये और ऐसे। ठीक है, तो निवारण रूप किसका प्रयोग करें? उत्तल लेंस। अगला नंबर आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या है? जब मनुष्य के नेत्र से पश्चिमा पेशी कमजोर हो जाती है तो दूर और पास दोनों वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसी स्थिति को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य के नेत्र में, चश्मे में दोनों ही लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर और पास दोनों वस्तुओं को देख पाए। ठीक है, तो दृष्टि दोष से क्वेश्चन 100% आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, आप इसको पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। निवारण क्या है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में क्या भैया? दूर का दिखे परंतु निकट नहीं दिखेगा। निवारण क्या है? उत्तल लेंस। आइए अब बात करते हैं दर्पण। वह प्रकाशीय माध्यम जिसकी एक सतह पर कड़ाई कर दी जाए तथा दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करे, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के हैं, गोली दर्पण है, समतल दर्पण है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसके उभरे तल पे कड़ाई कर दी जाए
उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसके धसे तल पे कलई कर दी जाए उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है। प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है मुख्य अक्ष की उसे मुख्य फोकस कहते हैं। प्रकाश वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। इतने टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो जिसके उभरे तल पे कलई की जाए तो अवतल दर्पण, धसे तल पे कलई की जाए उत्तल दर्पण। दर्पण मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले भाग उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रकाश परावर्तन पश्चात किरणें जहां जाती उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे। दर्पण के लिए जो है चिन्ह परिपाटी कैसे है सुन लीजिएगा। इधर बढ़ोगे तो सब दूरी किसमें है? माइनस में। इस तरह बढ़ोगे सब दूरी किसमें है? प्लस में। ऊपर तरफ अगर लंबाई है तो दूरी किसमें आएगी? प्लस में। नीचे की तरफ है तो किसमें आएगी? माइनस। जैसे कहे कि भाई अवतल दर्पण सामने 10 सेंटीमीटर दूरी वस्तु है तो -10 कहेंगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और कुछ चीजों समझते हैं। याद रखना किसी भी दर्पण के लिए मुख्य फोकस उसकी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच C और P के बीच की दूरी जो थी वक्रता त्रिज्या थी, तो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें और हम लोग चीजों को कवर करेंगे। अब ध्यान दीजिए वक्रता त्रिज्या का आधा होता है तो जैसे मान लीजिए एक सवाल तरह बढ़ता है। एक बात याद रखिएगा, एक हेडिंग और हम लोग चलो अच्छा ठीक है, एक हेडिंग और देख लेंगे। रेखीय आवर्धन यम बराबर I/O इक्वल टू -V/U। ये किसके लिए भैया? दर्पण लिए। लेंस के लिए क्या हो जाएगा? यम बराबर I/O बराबर V/U। I मतलब वस्तु का प्रतिबिंब, वो मतलब ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, यह है वस्तु की लंबाई। V जो है प्रतिबिंब की दूरी। जैसे कोई वस्तु है उसका परछाई बन रहा है जिंदगी, वही उसकी प्रतिबिंब दूरी होती है। और U क्या है? वस्तु की दूरी। U हरदम याद रखना माइनस नहीं होता है। और यह क्या? फोकस दूरी। और याद रखना अगर दर्पण के सवाल आएंगे तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U लगाना। और लेंस के सवाल आएंगे तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U का प्रयोग करते हैं। हम लोग कुछ 1-2 न्यूमेरिकल जरूर पढ़ेंगे इसमें से। देखिए न्यूमेरिकल जो आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए न्यूमेरिकल हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। आइए, एक सवाल है जो लगातार 3-4 साल आया हुआ है। ठीक है। दिया है 15 सेमी फोकस दूरी वाले, जिसको लिख सकते हैं, एक 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि उसका 5 गुना बड़ा
वास्तविक प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब क्या ज्ञात कीजिए भैया? स्थिति ज्ञात कीजिए। तो चलें, वस्तु रखी जाए उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ, हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सवाल में क्या दिया है? यह बराबर दिया है। कौन दर्पण है? अवतल, तो -15। ये उत्तल दर्पण होता है तो +15 कर देता है, ठीक है। अब 5 गुना बड़ा बने, मतलब जहाँ पे यम बराबर 5 दिया है, -5। कैसे देखो, हमने पढ़ा था -v/u। तो वस्तु की लंबाई मान लीजिए कितनी है? 1 है। तो प्रतिबिंब लंबाई कितनी है? 5 है, -5, ठीक है। समझ में आया? तो याद रखिएगा, -5 यहाँ रखेंगे अगर, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो v बराबर 5u। कितने u भैया? 5u। कैसे देखो, इधर बटा उधर जाए, गुणा के माइनस कट जाएगा। फार्मूला है 1/f, उसके बाद 1/v माइनस प्लस 1/u। ये आपका मान तो दिया ही है, हम 15 लिख दें, -15 बराबर, तो जहाँ भी वहाँ कितना u लिखेंगे? 5u प्लस 1u, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिलहाल देख लेते हैं बार, ये अवतल दर्पण है कि अवतल लेंस है, ठीक है। अवतल दर्पण की याद कीजिए, अवतल दर्पण, चलो अवतल दर्पण ही है। 1/-15 इसका एलसीएम अगर लेगा, मान लीजिए 5 होता और ये 1 होता, तो हम लोग कितना एलसीएम लेते? 5 यू है तो यू लगा दो। यहाँ पर कितना है? 1 है, 1 रहने दो। यहाँ पर कितना ले लेंगे? अगर 5 ले लूँगा तो 5 कट के यू नहीं आ जाएगा। चलिए, तो 1/-15 बराबर 6/5u। तो 5u बराबर 6 गुणे -15, तो u बराबर 6 गुणे -15/5, 5 तिहाई 15, 6 3 18, -18 सेंटीमीटर। ये तो किसका मान आ गया? u का आ गया। तो v बराबर 5u, 5 गुणे -18, 18 बचे 90, -90 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और 2 करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, एक चीज और तुम बताना चाहता हूँ मैं, एक हेडिंग हम पाएगी नहीं जुड़ेगी। लेंस की क्षमता P, याद रखना, अगर f का मान सेंटीमीटर में हो तो 100/f, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। अगर f का मान मीटर में हो तो 1/f, ये भी किसमें? डायोप्टर में। एक सवाल दिया है 0.2 डायोप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी बताइए। कैसे करेंगे भैया? फोकस दूरी कैसे बताएंगे? हम लोग फार्मूला लगाते हैं, कौन फार्मूला है? चाहे आप इसको लगा चाहे इसको लगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्वेश्चन आएंगे 100% याद रखना। हम लगा देते हैं, पहले लगा देते हैं। P बराबर 100/0.2, तो एक 0 और बढ़ जाएगा, 1000/2, 2 बचे 10, 500 सेंटीमीटर दूर फोकस दूरी वाला। अगर आप मीटर लाना चाहते हैं तो P बराबर 1/f, 1/, यहाँ देखिए इसको पक्षांतर किया गया था, ठीक है। ये f का मान है, पक्षांतर कर देंगे तो f बराबर 1/p, 1/0.2, तो आ जाए कितना? तो 0 हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, 10/2, तो 5 दूनी 10, 5 मीटर दूरी वाली फोकस दूरी वाले लेंस की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा हम लोग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा किए हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद हम लोग बनाएंगे। अगली वीडियो आप लोग देखेंगे, उस वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल और इस लेसन से कुछ क्वेश्चन मेरे हिसाब से बचे हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। प्लस हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत वाले लेसन से। अभी ओम के नियम पर सवाल बनाने बाकी थे, वो कवर नहीं हो पा रहा क्योंकि बहुत लंबा मुझे ऐसा लग रहा होता जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में दोस्तों को। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ मैं कि क्वेश्चन फंसेंगे, आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत